नमस्कार। मैं विवेकानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पिछले 7 वर्षों से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने एमए इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की डिग्री जो मिलती है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, और वहीं से मैंने एमफिल जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किया है। पिछले 7 वर्षों के मेरे इस टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज और कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, यह जो पेपर है, कई बैचेस को पढ़ाया है। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट और उसका मतलब और उसका वर्णन मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करूंगा। जो थर्ड ईयर बीए प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग यह पेपर जो ऑफर किया जाता है, उसके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के अनेक बार सवाल पूछे गए हैं, तो इस पर सवाल पूछा जाना संभव है, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है। इसलिए हम कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो चर्चा है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये जो संज्ञा है ये कंपैरेटिवली न्यू टर्मिनोलॉजी है। हाल ही के दिनों में दिस टर्मिनोलॉजी हैज कम इन करेंसी, बट यह आइडिया जो है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो आइडिया है यह न्यू नहीं है, ये नई नहीं है। यह संज्ञा जिसको पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में जिसका इस्तेमाल हाल ही के दिनों में नए ढंग से किया जाने लगा है, लेकिन ये जो आइडिया है यह बहुत पुरानी है। और यह जो इसमें जो टेक्निक्स या जो पद्धतियों का वापर कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में बताया गया है, वह मेथड्स पहले से भी उपयोग में लाई जा रही थी। वो कैसे, आगे जब हम चर्चा करते जाएंगे वह बातें आती जाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में बहुत सारे स्कॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने लिखा है और इस आइडिया को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में नए से उपयोग में लाई गई संज्ञा है, और इस संज्ञा का सर्वप्रथम जॉन पॉल लेड्रैक नाम के जो स्कॉलर है उन्होंने इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट वन टू प्रपोज द टर्म कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में मॉडर्न समय में वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स, एक महत्वपूर्ण जो अभ्यासक है, अध्येता है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के, उनका नाम है जॉन पॉल लेड्रैक। उन्होंने पहले यह जो संकल्पना है, ये कॉन्सेप्ट है, उसको चलन में लाया। सो यह जो संज्ञा है 1980 से यह संज्ञा का, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल वे कर रहे हैं। और लेड्रैक उन्होंने स्वयं ने कहा है, he himself has said that the ideas of conflict transformation or the ideas in relation to the conflict transformation have come from Anabaptist Mennonite religious framework। ये क्रिस्टियनिटी में जो प्रोटेस्टेंट एक सुधारणाओं का एक जो दौर चला और प्रोटेस्टेंटिज्म आया, और प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक, ये जो दो आइडियाज है, क्रिश्चियन आइडियाज, क्रिश्चियन रिलीजियस या थियोलॉजिकल आइडियाज है, इनमें ही एक इन दोनों के संगम से बना हुआ एना बैप्टिस्ट मेनोनाइट नाम का जो एक रिलीजियस फ्रेमवर्क है, रिलीजियस ट्रेडिशन, एक उनकी जो पांथिक उनका एक नया स्वरूप है, उसमें इन आइडियाज का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा लेड्रैक कहते हैं। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और जो फ्रेमवर्क है, यह फ्रेमवर्क क्या करता है कि इट एम्फसाइजेस ऑन पीस एज एम्बेडेड इन जस्टिस। वो कहता है कि पीस जो है जस्टिस, पीस और जस्टिस का संबंध है। अगर जहां जहां इनजस्टिस है वहां पर उस सोसाइटी में, उस समाज के समूहों में या उस परिस्थिति में, उस परिदृश्य में जहां पर इनजस्टिस है, जहां पर अन्याय है, वहां पर पीस का रहना संभव नहीं है। पीस और जस्टिस इनका संबंध है। पीस में ही जस्टिस, जस्टिस में ही मतलब न्याय में ही शांति जो है, न्याय में ही शांति वो समाहित है। सो ये जो मैंने अभी जो कहा था एनाबैप्टिस्ट मेनोनाइट रिलीजियस फ्रेमवर्क जो है, ये एम्फसाइज करता है, इट एम्फसाइजेस पीस एज एम्बेडेड इन जस्टिस, द बिल्डिंग ऑफ राइट रिलेशनशिप्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स थ्रू radical respect for human rights and non-violence as a way of life। तो ये जो
कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो फ्रेमवर्क है, इसमें पीस और जस्टिस, जस्टिस में ही पीस एम्बेडेड है, न्याय में ही शांति वहां पर समाहित है। इसी के साथ में समाज के अनेक गुटों के बीच में या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी एक रिलेशनशिप जो है, योग्य रिलेशनशिप, योग्य संबंधों को निर्माण करना, और सामाजिक संरचनाएं जो है, उसमें राजनीतिक संरचना हो सकती है, सोशल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इन सारे स्ट्रक्चर्स में सुधारना करते हुए उसमें ह्यूमन राइट्स मतलब मानवीय अधिकार, और साथ ही में नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा को बढ़ावा देना, इन चीजों पर बल जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में दिया जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यह जो है प्रक्रिया एक व्यापक है। ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो आइडिया है एक समग्र स्वरूप को लेकर के चलने वाली आइडिया है, एक व्यापक है। इट्स अ ब्रॉडर नोशन इन विच जस्टिस एंड पीस आर टेकन टुगेदर। It also emphasizing on the building up of the right relationship, योग्य संबंधों को बनाना, सकारात्मक संबंधों को समाज के अनेक घटकों के बीच में बनाना, और साथ ही में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, उनमें सुधारना करते हुए समाज के सभी घटकों के अधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की, मानवीय अधिकारों की, और साथ ही में उन सारी व्यवस्थाओं में अहिंसा होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। इस पर जो बल है ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में दिया जाता है। तो जस्ट टू रिकैप्चुलेट अभी जो हमने चर्चा की थी, उसको एक बार मैं और एक बार दोहराता हूं कि जॉन पॉल लेड्रैक, इन्होंने आधुनिक समय में ये जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की संज्ञा है उसको चलन में लाया पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के संदर्भ में। 1980 के दशक से ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल वे कर रहे हैं, और उन्होंने सामने कहा है, उनके बहुत सारे जो आर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर उन्होंने जो लिखे हैं, उन्होंने जो भी अनेक सारे लेक्चर्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आइडिया जो उनकी है, उसकी प्रेरणा एनाबैप्टिस्ट मेनोनाइट रिलीजियस फ्रेमवर्क है, वहां से उन्होंने वह आइडियाज ली है। और यह कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या फिर एनाबैप्टिस्ट मेनोनाइट रिलीजियस फ्रेमवर्क है, इसमें आइडिया क्या है, तो उसमें न्याय और शांति, इन दोनों का संबंध है। जहां पर न्याय है वहां पर शांति रहती है, अन्याय है वहां पर अशांत वातावरण बनेगा, संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होगी, और साथ ही में समाज के अनेक घटकों के बीच में, अनेक समुदायों के बीच में एक सकारात्मक संबंध होने चाहिए, रिलेशनशिप्स, राइट रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। और जो सोशल स्ट्रक्चर्स है उनमें रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है, सुधारणाएं करने की आवश्यकता है, कि जहां पर मानवीय अधिकार और अहिंसा के आधार पर वो सारे संरचनाएं जो है, सामाजिक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। यह कल्पना कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में है। अब ये जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी पद्धतियों का, जो भी मेथड्स का, जो भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वह टेक्निक्स जो है वो अनादिकाल से या फिर बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत की पूरे दर्शन में हम अहिंसा और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आइडियाज जो है, जिनमें जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आइडियाज में जो टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, उन टेक्निक्स का कई वर्षों से हमारे दर्शन में, हमारे जीवन पद्धति में उन मूल्यों को हमने बार बार दोहराया है। ये जो एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, हम जो कहते हैं कि सत्य एक है, अनेक लोगों ने अनेक अनेक हिसाब से कहा है, आप अनेक माध्यमों से पूजा कर सकते हैं, लेकिन वह सारी की सारी पूजाएं एक ही ईश्वर तक पहुंचती है। एक ही ईश्वर एक है, सत्य एक है, वो अनेक रूपों में वह कहा जा सकता है या उसकी पूजा की जा सकती। ये जो एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती की जो हमारी परिकल्पना है, वह परिकल्पना भी इस कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के आइडियाज में आ सकती है। मैं जैसे क्लास में अक्सर कहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज के संदर्भ में भारत का पूरा दर्शन और भारत की पूरी जीवन पद्धति, वेदों से लेकर के भक्ति आंदोलन की जो विविध आयाम भारत भर में फैले थे, उन सभी आंदोलनों में हमने ये जो आधुनिक समय में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, या इन पद्धतियों का अनेक जगह पे जो इस्तेमाल किया जाता है, उन सारी पद्धतियों को हम बहुत सारा बड़ा योगदान जो है हमारे दर्शन से प्राप्त हो सकता है। जैसे मैंने
पहले भी कहा था कि पीस स्टडीज के जिनको हम जनक मानते हैं, द फादर ऑफ पीस स्टडीज जिन्हें माना जाता है, प्रोफेसर जॉन गैलेटुंग, जो नॉर्वे के यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, नॉर्वेजियन फिलोसोफर है। उन्होंने भारतीय दर्शन से बहुत कुछ लेते हुए, बहुत कुछ सीखते हुए, भारतीय दर्शन को बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने भारतीय दर्शन से लिया और पीस स्टडीज़ के एक नए जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, ये अध्ययन और अध्यापन की शाखा है, इसमें उसका उपयोग उन्होंने किया है। तो हम जो कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ ग्रोइंग फील्ड of study in the conflict and peace studies. It's relatively new term, but not new as an idea. जो शुरुआत में मैं कह रहा था. It is inspired by people's movements around the world, such as. So there are so many movements which have taken place across the world, and Indian traditions have a lot to contribute to this idea. So the conflict transformation may be a new technique used or talked about in the academic discipline of conflict and peace studies, but these ideas have been used widely in many different movements and in many different traditions. तो उनमें से कुछ traditions को यहाँ पर आपको याद रखना आवश्यक होगा. The Indian Satyagraha, non-violent resistance movement and the work of Mahatma Gandhi. ये सारा जो सत्याग्रह का आंदोलन, ये सारा भारत का जो स्वाधीनता संग्राम रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, उसमें गांधी जी 1920 के बाद जब गांधी जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगते हैं पूरे स्वाधीनता आंदोलन में, भारत के सारे स्वाधीनता आंदोलन में जब गांधी जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगते हैं, तो उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा इन तत्वों पर बहुत ज्यादा जोर दिया और उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस मतलब असहकार आंदोलन हुआ या जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, ये सारी आइडियाज जिन्होंने आइडियाज का जो गांधी जी ने विकास किया या गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में इन सारे टेक्निक्स का उपयोग किया, वह सारी टेक्निक्स भी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में आती है. इसी प्रकार से अफ्रीकन अमेरिकन क्रिश्चियन थियोलॉजिकल ट्रेडिशंस जो है, अफ्रीकन अमेरिकन मतलब अमेरिका में जो काले लोग आए, उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है. तो ये अफ्रीकन अमेरिकन क्रिश्चियन जो थियोलॉजिकल ट्रेडिशन है, जो धार्मिक परंपरा है, इसी के साथ में जो मार्टिन लूथर किंग द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में सिविल राइट्स के लिए जो बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ा, उनकी जो एक लेगेसी रही है, उन लेगेसी में भी एक कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आइडियाज निहित है. द आइडियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आर एम्बेडेड इन African American Christian theological traditions, US civil rights movements, and also in the legacy of the movement led by Dr. Martin Luther King. Dr. Martin Luther King कौन थे? उन्होंने अमेरिका में काले लोगों के अधिकारों के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी. बराक ओबामा ने अब जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन उन्होंने जब लड़ा, तो उन्होंने कैंपेन की शुरुआत ही जहां मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव अ ड्रीम, वो जो उनका फेमस स्पीच है वो देते हुए उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, अफ्रीका के जो काले लोग या मतलब जिनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, काला या गलत गलत शब्द है, या पहले उनको जो निग्रिटोस कहा जाता था, अब निग्रिटो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, या काले लोग इस प्रकार से भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो है उनके अधिकारों के लिए अमेरिका में एक लंबा आंदोलन जो छेड़ा था मार्टिन लूथर किंग ने, वो आइडियाज भी जो है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आइडियाज में आती है. साथ ही में साउथ अमेरिकन लिबरेशन थियोलॉजी जो है, साउथ अमेरिका मतलब ये जो ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, बोलिविया, ये सारे जो देश है, वो उन सब देशों को हम साउथ अमेरिका कहते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज, विकसनशील राष्ट्र है. तो साउथ अमेरिकन लिबरेशन थियोलॉजी जो है, एंड ऑल्सो इन द वर्ड्स ऑफ स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट लाइक गुस्टावो गुटेरेस, इनके आइडियाज में भी ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स जो है वो निहित है. सिमिलरली साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो है, ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, जो अपार्थाइड जो रिजिम थी अफ्रीका में, गोरे लोगों का जो शासन था, उन्होंने काले लोगों पर जिस प्रकार के अत्याचार किए थे और काले लोगों को कोई भी अधिकार उन्होंने देने से नकार दिया था, और इन इस प्रकार के जो जुल्मी एक जो रेजिम थी, एक शासन था, उसके खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा गया नेल्सन मंडेला द्वारा, उसको एंटी अपार्थाइड मूवमेंट कहा जाता है.
अपार्थाइड विरोधी आंदोलन जो शुरू हुआ था, वह आंदोलन भी शांति के रास्ते पे चला था। तो ये नेल्सन मंडेला द्वारा चलाए गए ये जो आंदोलन है, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आइडिया जो है वो एम्बेडेड है। एंड सिमिलरली ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ आंदोलन करने के बाद नेल्सन मंडेला जब वहां के प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, वो वहां के शासन के मुखिया बने, तब उन्होंने गोरे लोगों पर अत्याचार किए बगैर उन्होंने कहा कि जो गोरे और जो वहां के जो जिन पर अत्याचार किया जाता है, जो जैसे अफ्रीकन अमेरिकन जिन्हें हम काले कह सकते हैं, उन लोगों को साथ में बिठा करके दोनों भी जो डिसएग्रीमेंट्स थे उनको सुलझाने के लिए और एक शांति प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की स्थापना की। और उसके माध्यम से जो गोरे लोगों की जो रेजिम थी, अपार्थाइड का जो शासन था, उनको कुछ माफी वगैरह मांगनी पड़ी और उस प्रकार से जिन लोगों पर अत्याचार किया गया था वह काले लोग भी जो है उन्होंने भी माफ कर दिया। इस प्रकार से ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के माध्यम से एक टिकने वाली स्थायी शांति को निर्माण करने की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका में चली। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आइडिया यह नई है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज के संदर्भ में, लेकिन इसमें जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है वह टेक्निक्स बड़े लंबे समय से अनेक सारे जो आंदोलन विश्व भर में विविध देशों में हुए हैं, उन आंदोलनों में इन टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है। नाउ अब कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की अनेक सारी डेफिनेशन है, अनेक सारे स्कॉलर्स ने दी है, लेकिन हमारे आंसर्स लिखने के परिदृश्य में मैं कहूंगा कि लेड्रैक की जो डेफिनेशन है, जॉन पॉल लेड्रैक, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि ही इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द पायनियर्स हु प्रपोज द टर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनकी डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज टू एनविजन and respond to the ebb and flow of social conflict as life-giving opportunities for creative, constructive change process that reduce violence, increase justice in direct interaction and social structures, and respond to real-life problems in human relationship। ये इस प्रकार की डेफिनेशन जो है जॉन पॉल लेड्रैक ने कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में दी है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब इस डेफिनेशन में आप देखिए कि अनेक सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है उसमें। टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब टू एनविजन द रीजंस बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट। एनविजन की बात मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है उसको पहले समझना, और उन कारणों को अब अगर हम समझ लिया है हमने, तो फिर उन कारणों को दूर करते हुए संघर्ष से शांति का वातावरण कैसे निर्माण किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट से पीस को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना एक बात है। दूसरी बात वो कह रहे हैं द एब एंड फ्लो ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है समाज घटकों के बीच में या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी, अगर हम कहें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देशों के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स एब एंड फ्लो मतलब वह कॉन्फ्लिक्ट कभी चलते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। तो ये सतत फ्लक्चुएशन, कभी कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है, कभी शांति होती है। तो ये फ्लक्चुएशन है, संघर्ष शांति, इस प्रकार से एब एंड फ्लो का वातावरण है। मतलब फ्लक्चुएशन है, सतत बदलने वाली प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रियाएं जो है, इनको हमें नकारात्मक ढंग से हमेशा देखने की आवश्यकता भी नहीं। ये पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के संदर्भ में अध्ययन करने वाले बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट नेसेसरीली हैव ऑलवेज नेगेटिव कोनोटेशन। कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा नेगेटिव कोनोटेशंस नहीं होते। कॉन्फ्लिक्ट एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, जो फॉल्ट लाइन्स है, जो गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को ढूंढते हुए उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की एक अपॉर्चुनिटी भी है, वो एक अवसर भी है। सो ये द एब एंड फ्लो ऑफ द ebb and flow of social conflict as life giving opportunities। और क्या होता है उससे कि उसमें सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं, वायलेंस को कम किया जा सकता है, जस्टिस को इंक्रीज किया जा सकता है। जस्टिस को इंक्रीज करना मतलब न्याय की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हुए न्याय को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, जहां पर अन्याय है वहां पर संघर्ष होगा,
जहां ज्यादा न्याय होगा वहां पर संघर्ष की परिस्थिति कम होगी। तो ये सारी चीजों का जो वर्णन है उन्होंने अपने इस डेफिनेशन में जॉन पॉल रेड्रैक ने दिया है। लेट्स रीड दिस डेफिनेशन अगेन। कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज टू एनविजन एंड रिस्पॉन्ड to the ebb and flow of social conflict as life-giving opportunities for creating constructive change processes that reduce violence, increase injustice in direct interaction and social structures, and respond to real-life problems इन ह्यूमन रिलेशनशिप। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहां पे संघर्ष की कारणों को पहले ही ढूंढा जाता है, समझा जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये जो जो समाज समाज के बीच, समुदायों के बीच में, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में जो भी संघर्ष होते हैं, ये जो सतत चलने वाले संघर्ष है, उन संघर्षों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए समाज में जो आवश्यक डिजायर्ड जो बदलाव है उन बदलावों को लाना है, वायलेंस को कम करना है, मतलब हिंसा को कम करना है, न्याय की प्रक्रियाओं को बढ़ाना है, और इस प्रकार से मानवों के बीच में जो रिलेशनशिप्स है, संबंध है, उन संबंधों को सुदृढ़ करना है। यह उनके डेफिनेशन में अपेक्षित है। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब कॉन्फ्लिक्ट के इस डेफिनेशन में जैसे हमने कहा था, कॉन्फ्लिक्ट इज एनविजन एज अ नेचुरल, नॉर्मल एंड कंटिन्यूअस डायनामिक विद इन रिलेशनशिप्स। मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट यह हर समाज में, मैंने शुरुआत में हमने जब मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का जब लेक्चर हमने सुना होगा, तो उसमें मैंने जो 5 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो तीव्रता है जो है, हमने कहा स्टेबल पीस, अनस्टेबल पीस, अनस्टेबल पीस के बाद फिर आता है ओपन कॉन्फ्लिक्ट, ओपन कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्राइसिस, और क्राइसिस के बाद वॉर। ये चल तनाव जब बढ़ता है तो इस प्रकार से तनाव बढ़ता जाता है, और फिर बाद में तनाव जब घटता है तो वॉर से फिर क्राइसिस में, क्राइसिस से फिर ओपन कॉन्फ्लिक्ट में, और ओपन कॉन्फ्लिक्ट से फिर अनस्टेबल पीस में, और अनस्टेबल पीस से फिर स्टेबल पीस में। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सतत प्रक्रिया है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। समाज के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगे, परस्पर विरोधी भाव होगा, और यह सतत कॉन्फ्लिक्ट समाज में रहेगा। जहां पर सामाजिक संरचनाओं में कुछ प्रॉब्लम्स अगर है तो वहां पर भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रहेगा। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट इज एनविजन एज अ नेचुरल, नॉर्मल एंड कंटिन्यूअस डायनामिक विद इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मानवों के बीच में, समुदायों के बीच में, या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी अगर हम देखें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है वो प्राकृतिक तौर पर ही मौजूद है, नॉर्मल है, और कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है। सो कॉन्फ्लिक्ट इज एनविजन्ड एज अ नेचुरल, नॉर्मल एंड कंटिन्यूअस डायनामिक विद इन human relationship. And then conflict also brings with it the potential for constructive growth. मैंने जैसे कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही नकारात्मक नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो है उसमें सकारात्मक बदलाव भी लाए जा सकते हैं। अभी यही जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को थोड़ा सा एनलार्ज करते हुए जॉन पॉल लैड्रैक ने उसको जरा और एक्सपांड किया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट की आइडिया को और ज्यादा एक्सप्लेन किया है, उसे हम समझते हैं। तो इन सारे आइडियाज को आप, मैंने जो जो यहाँ पर बोल्ड में लिखे हैं शब्द, वो आइडिया है, उसका फिर मैं एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगा। उस आइडिया को आपको ठीक से समझना होगा। इस वीडियो को आप ठीक से सुने और उस पर विचार करें, तब जाकर के एक दो बार, अब जब यह वीडियो आप सुनेंगे तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर किसी भी प्रकार का जब सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आप बड़े सटीकता से आप लिख सकेंगे। यू कैन राइट द आंसर टू सच क्वेश्चन इन अ सिस्टमैटिक वे। एंड नाउ, so when we have talked about the definition given by John Paul Lederach in relation to the conflict transformation. So let's try and understand or divide that, the various notions which have been included in that definition. उस definition में अनेक सारी जो notions की बात उन्होंने जो कही है उसको एक के बाद एक उसकी चर्चा करते हैं। अब जो पहली बात मैंने शुरुआत में ही कही थी और उसको अब थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं। टू एनविजन एंड रिस्पॉन्ड, ये पहला बिंदु उनके डेफिनेशन का है। तो इस डेफिनेशन में टू एनविजन एंड रिस्पॉन्ड का मतलब क्या हुआ? अ ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच बिगिंस विद टू
proactive foundations. One is positive orientation, and second one is the willingness to engage. So these are the two proactive foundations based on which the conflict can be understood and then can be responded. So a transformational approach means an approach to conflict transformation begins with two proactive foundations. First one is a positive orientation towards conflict, and the second one is a willingness to engage in the conflict in an effort to produce constructive change or growth. Now, so first one is to understand what is the conflict, and second one is to respond to that, the reasons for the conflict. पहली बात तो यह है कि conflict क्या है ये समझना है, और वह conflict के जो भी कारण है उन कारणों को समझते हुए उसको सुलझाने की कोशिश करना. That is the second aspect. So while conflict often produces long-standing cycles of hurt and destruction, the key to transformation is the capacity to envision conflict as having the potential for constructive change. Response, on the other hand, suggests a bias towards direct involvement and an increased understanding that comes from real life experiences. Both envision and respond represent the ways we orient ourselves towards the presence of conflict in our lives, relationships, and communities. Again, to explain this idea in Hindi, कि conflict जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट को एनविजन करना और उसको रिस्पॉन्ड करना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट के कारणों को पहले समझना, और जो कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होने के लिए, संघर्ष निर्माण होने के लिए जो कारण है उनको एक बार अगर हमने समझ लिया तो उन कारणों को के संदर्भ में उनको दूर करते हुए सकारात्मकता का वातावरण बनाना. इसीलिए हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है, और कॉन्फ्लिक्ट के हमेशा नकारात्मक नहीं होता, ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, और क्योंकि उसमें सकारात्मक परिणाम हम ला सकते हैं, इसलिए तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है. और जैसे मैंने कहा है कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही मौजूद रहता है. कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है. और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि एक प्रकार से लोगों के मन दुखी हो जाते हैं, सामाजिक संबंध बिगड़ जाते हैं, विनाश के वातावरण का निर्माण हो जाता है. ऐसी परिस्थितियों में कॉन्फ्लिक्ट के कारणों को ढूंढते हुए उन कारणों को फिर जो रिस्पॉन्ड करने की जब बात आती है, तो पहले मुद्दे में कॉन्फ्लिक्ट टू एनविजन एंड रिस्पॉन्ड मतलब उनको कारणों को ढूंढना है, और उन कारणों को ढूंढते हुए उन संदर्भों में सकारात्मक पहलकदमी करते हुए लोगों के जीवन में सकारात्मक परिणाम, और जो संघर्षमक परिस्थिति संघर्ष में लिप्त ऐसी जो पार्टीज है, ऐसे जो सामाजिक समूह हैं, या ऐसे देश हो सकते हैं, या सामाजिक घटक हो सकते हैं, इनके रिलेशनशिप में सुधारना करना, व्यक्तिगत संबंधों में सुधारना, समाज के गुटों में जो संबंध होते हैं उनमें सुधारना, और सामाजिक परिवेश में एक प्रकार से सुधारना. सो टू एनविजन एंड रिस्पॉन्ड का मतलब यह हुआ कि पहले तो कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना, द रीजंस बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उन रीजंस को दूर करते हुए सकारात्मक वातावरण की निर्मिति करना. सो दैट इज द आइडिया इन एम्बेडेड टू एनविजन एंड रिस्पॉन्ड. इस आइडिया में ये जो डेफिनेशन की हम explanation कर रहे हैं, we are trying to explain or we are trying to understand the definition given by conflict transformation given by John Paul Lederach. तो इसमें पहली बात तो है कि to envision and respond मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करना what are the reasons for the conflict, और एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद उनमें सकारात्मक पहलकदमी करना. That is the second aspect. First aspect. Second aspect, ebb and flow. मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, संघर्ष जो है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है. कभी तनाव बढ़ता है तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, और तनाव जब घटता है तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है. तो ये फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं. उसको इन फ्लक्चुएशंस को एब एंड फ्लो, यह फ्रेज है इंग्लिश में जिसको यूज किया जाता है. एब एंड फ्लो आप जनरल सेंस में भी उसको इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हुए, इंग्लिश भाषा में बात करते हुए, एब एंड फ्लो मतलब जो सतत बदलने वाली जो बात होती है उसको एब एंड फ्लो कहते हैं, मतलब फ्लक्चुएशंस जिसमें सतत आते रहते हैं. तो एब एंड फ्लो का मतलब यह हुआ कि conflict is a natural part of relationship. While relationships are sometimes calm and predictable,
At the other times, events and circumstances generate tensions and instability. A transformational view, rather than looking at isolated and conflict episodes, seeks to understand how these particular episodes are embedded in a greater pattern of human relationships. Change is understood both at the level of immediate issues and the broader patterns of interaction. So हमने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट यह है समाजों के बीच में, ये नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक स्वभाव है कि समाज में, समाज गुटों के बीच, समुदायों के बीच, कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम कभी-कभी ये जो होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट शांत होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब उसको हम देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अभी निर्माण हो रहा है, तो उसमें संघर्ष बढ़ता नहीं है, संघर्ष विनाशकारी या हिंसात्मक नहीं होता है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन कभी-कभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तनाव जब बढ़ता है, तो यह कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो तनावपूर्ण होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, विनाशकारी होता है, हिंसात्मक होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल व्यू क्या कहता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए ये जो सामाजिक संबंध जो है, समुदायों के बीच संबंध, लोगों के बीच संबंध, कम्युनिटीज के बीच जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उनमें सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है। व्यक्तियों के बीच में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करने की ये प्रक्रिया है। सो अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो सकारात्मक बदलाव लाना है, चेंज लाना है, एक तो वो इमीडिएट इश्यूज को लेकर भी लाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म इश्यूज को। जब मैं कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन 2 चीज़ों का डिफरेंस क्या है? पिछले लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को समझा है कि जब कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच में युद्ध है, हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है और इस हिंसा को रोकने के लिए कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वो शॉर्ट टर्म है कि वह जो अभी जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को तत्काल बंद करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, उस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन जो है, वो तत्काल होता है। मैंने कहा था कि ये रिकरेंस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट पुनः-पुनः उद कॉन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का पुनः-पुनः उद्भव, मतलब रिकरेंस होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, जब तक वो अनस्टेबल पीस में रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के माध्यम से चिरकाल शांति शांति या स्टेबल पीस या पॉजिटिव पीस जिसे कहते हैं, वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। जब तक लॉन्ग टर्म मेजर्स, मतलब लॉन्ग टर्म जो टेक्निक्स है, पद्धति है, उनका इस्तेमाल जब तक नहीं किया जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में इन लॉन्ग टर्म पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोनों भी चीज़ें कि अब जॉन पॉल लैट्रैक है, इसको ज़रा ठीक से समझिए। वो एक कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आइडिया को समझते हुए, उन्होंने जो चश्मे के लेंस होते हैं, अपने स्पेक्टेकल के लेंस जो होते हैं, उस लेंस का जो है उदाहरण उन्होंने दिया है। वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसा चश्मा पहना है कि जब नज़दीक का नहीं दिखाई देता है तो न नज़दीक के लिए अलग चश्मा होता है, अलग लेंस हम इस्तेमाल करते हैं। दूर का जब नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए अलग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा चश्मा खरीद रखा है कि जिस चश्मे में दोनों भी प्रकार के लेंसेज़ जो है वो लगाए हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म, मतलब जो नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, वह भी दिखाई देगा क्योंकि वो लेंसेज़ उस चश्मे में ऑलरेडी है, और दूर का नहीं दिखाई देता है, वह भी दिखाई देगा क्योंकि मेरे चश्मे में, उसके लेंस में दूर का न दिखने से दिखना चाहिए इस दिशा से जो लेंसेज़ होते हैं, उन लेंसेज़ को भी एक ही जगह वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी पद्धति है, जहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी कॉन्फ्लिक्ट्स को बंद करने की, कॉन्फ्लिक्ट्स को विराम देने के लिए, संघर्ष का विराम हो इस दिशा में कोशिशें है करने की प्रक्रियाएँ हैं, और साथ ही में एक लॉन्ग टर्म में कॉन्फ्लिक्ट बारंबार वो रिकरेंस ना हो, बारंबार उनका उद्भव ना हो, इस दिशा में भी कोशिशें करने की टेक्निक्स जो है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये एब एंड फ्लो का मतलब होता है कि a transformational view looks at both immediate issues and the broader patterns of interaction. तो इमीडिएट इश्यूज को भी हैंडल करने की यहाँ पर बात है एब एंड फ्लो में, और साथ ही में कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में लॉन्ग टर्म में भी कॉन्फ्लिक्ट्स को एक लॉन्ग टर्म तरीके से उसको, मतलब उसके जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है, उसके मूल में, उस संघर्ष के मूल में क्या प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई करते हुए
उनको उन पर उपाय योजना, लॉन्ग टर्म उपाय योजना जो है वह भी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपेक्टेड है। एब एंड फ्लो की आइडिया में ये बात है उनके डेफिनेशन में। थर्ड जो चीज है वो कहते हैं लाइफ गिविंग अपॉर्चुनिटी। Life giving opportunities means conflict as a valuable opportunity to grow and increase our understanding of ourselves and others. So that's an idea in life giving opportunities. So मैंने आप लोगों को कहा था कि conflict transformation की आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट को एक नकारात्मक ढंग से नहीं देखा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी के अवसर के रूप में देखा जाता है। और यह माना जाता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है समाज में रहने वाले लोगों को, कम्युनिटीज में रहने वाले लोगों को, कि जो कॉन्फ्लिक्ट के कारणों को वो ढूंढते हुए, कॉन्फ्लिक्ट के जो बेसिक अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या है उसको ढूंढते हुए उन फैक्टर्स में सुधारना करना है, उन रूट कॉजेस में, उन फॉल्ट लाइंस में सुधारना करनी है। सो कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। सो कॉन्फ्लिक्ट एज लाइफ गिविंग अपॉर्चुनिटी, ये जो डेफिनेशन में कहा गया है, so that can be understood as, on the one hand, this phrase, the life giving opportunities, this phrase suggests that life gives us conflict, and that conflict is a natural part of human experience and relationship. Rather than viewing conflict as a threat, the transformative view or the conflict transformation methodologies view conflict as a valuable opportunity to grow and increase our understanding of ourselves and others. Conflict helps us stop, assess, and take notice. Without it, life would be a monotonous, flat topography of sameness, and our relationships would be woefully superficial. This phrase also suggests that conflict increases life and keeps everything moving. It can be understood as a motor of change that keeps relationships and social structures dynamically responsive to human needs. इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट को नकारात्मक ढंग से देखने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी व्यूड इन अ पॉजिटिव वे आल्सो। तो कॉन्फ्लिक्ट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट, उन चीजों को ढूंढने का मौका देता है कि जिन चीजों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट का उद्भव हुआ, संघर्ष का उद्भव हुआ, और उन चीजों को देखने के बाद उन चीजों को दूर करने की अवसर भी हमारे पास उपलब्ध होते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट लाइफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज का मतलब यह हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी एंड gives us the opportunity to increase justice in the society, समाज में न्याय की प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं में सुधार करते हुए सकारात्मक वातावरण की निर्माण करने के लिए, और साथ ही में जो समुदाय है, लोग हैं और व्यक्तियों के बीच में सकारात्मक वातावरण की निर्माण करना, उनमें सकारात्मक संवाद को स्थापित करने का मौका भी, अवसर जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट देता है। तो लाइफ गिविंग अपॉर्चुनिटी में ये आइडिया एम्बेडेड है। नाउ अब जो ये जो डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं, आप ये ध्यान में रखना है कि जो जॉन पॉल लैड्रैक ने ये जो स्मॉल डेफिनेशन दी है उसका यह एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यही एक्सप्लेनेशन जो है आपके सारे आंसर में कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में रहेगा। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी कंस्ट्रक्टिव चेंज प्रोसेस। सो कंस्ट्रक्टिव चेंज प्रोसेस से मतलब यह होता है, दिस मीन्स the conflict transformation notion emphasizes the capacity of the transformational approach to build new things. Conflict transformation begins with a central goal to build constructive change out of the energy created by conflict. By focusing this energy on the underlying relationships and social structures, constructive changes can be brought about. The key here is to move conflict away from the destructive processes and towards constructive ones. The primary task of the conflict transformation is not to find quick solutions to immediate problems, but rather to generate creative platforms that can simultaneously address surface issues and change underlying sociological structures and relationship patterns. So constructive changes processes या कंस्ट्रक्टिव चेंज प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट के जो सकारात्मक पहलू है उनको सामने ले आना है,
और नकारात्मक पहलुओं को नकार देना है, उसको फेंक देना है, उसको दूर करना है। अब उसके लिए अगेन अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद ही कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाए जा सकते हैं। So that's an idea of the constructive change process. The next aspect of the definition that we have talked about is reduce violence and increase justice. So transformation must be able to respond to life's. So what we are trying to understand here is transformational view aims at reducing violence and increasing justice in human relationship. तो यहाँ पे ये समझने जैसी बात, reduce violence मतलब अहिंसा को कम करना है, अहिंसा को समाप्त करना है और जस्टिस को पुनर्स्थापित करना है, उसको बढ़ाना है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल व्यू एम्स एट रिड्यूसिंग वायलेंस एंड इंक्रीजिंग जस्टिस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। मानवों के बीच में, समुदायों के बीच में या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, देशों के बीच में भी इसमें जो वायलेंस है उसको कम करते हुए उन सामाजिक परिस्थितियों में, आर्थिक परिस्थितियों में या सांस्कृतिक परिस्थितियों में न्याय की पुनर्स्थापना करनी है, न्याय को बढ़ावा देना है। इसी के साथ में reducing violence requires addressing the obvious issues of and content of any given dispute and also their underlying patterns. तो मतलब वायलेंस को समाप्त करने के लिए अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है, उसके अंडरलाइंग इश्यूज क्या है, उसके इसके मूल में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको समझना पड़ेगा और उसको समझने के बाद ही उन पर उपाय योजना किए जा सकते हैं। और टू इंक्रीज जस्टिस वी मस्ट इंश्योर दैट पीपल हैव एक्सेस टू पॉलिटिकल प्रोसीजर्स एंड वॉइस इन द डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइफ। तो जस्टिस को इम्प्रूव करना मतलब क्या, हम जो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो हमने जो हमारी व्यवस्था में वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, प्रत्येक व्यक्ति का एक ही वोट है और एक वोट का एक ही वैल्यू है, ये जो सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का हमने उपयोग किया है। साथ ही में अगर हम देखें तो 1992 में हमने क्या किया कि पंचायती राज की व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, इस प्रकार से त्रिस्तरीय रचना का व्यवस्था की। तो इस सारी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस में वोटिंग राइट्स के साथ-साथ लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के अवसर भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराए गए। साथ ही में हमारे समाज में जो एससी, एसटी ये जो समुदाय है, उन समुदायों के लिए रिजर्व्ड सीट्स है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड है जिसमें एसटी कैंडिडेट के लिए जो रिजर्व्ड सीट है, सिर्फ उसमें एससी कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकता है। जहां पर एससी कैंडिडेट है वहां पर सिर्फ एससी कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस प्रकार से न्याय की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, सामाजिक जो पार्टिसिपेशन है, सहभागिता को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा कि वायलेंस कम होगा और जस्टिस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और जो अगली बात है डायरेक्ट इंटरैक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। तो हमने पिछले स्लाइड में भी हमने कहा था डायरेक्ट इंटरैक्शन का मतलब फेस टू फेस इंटरैक्शन है। लोगों को तत्काल में जो कॉन्फ्लिक्ट में लिप्त लोग हैं या लिप्त समुदाय है, समाज घटक है, उनको आमने सामने ला करके फेस टू फेस उनमें संवाद कराना, उनमें डायलॉग एस्टैब्लिश कराना, उनमें संवाद को बढ़ावा देना, वर्कशॉप्स कराना, जिसके माध्यम से उनके बीच में जो संशय का वातावरण है, डिस्ट्रस्ट का एनवायरनमेंट है, उसको कम होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी दोनों समुदायों के बीच में। कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट मतलब उसमें कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति विश्वास के वातावरण की निर्मिति होगी। सो अविश्वास के वातावरण को कम करना और विश्वास का वातावरण बढ़ाना, वो उसके लिए आमने सामने ले आना, साथ में बिठा करके उनमें डायलॉग उनमें संवाद को एस्टैब्लिश करना। अब ये हुआ डायरेक्ट इंटरैक्शन। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर से लंबी प्रक्रियाएं हैं। समाज के संरचनाओं में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इन संरचनाओं में बदलाव करने के लिए ये कोई अभी शॉर्ट टर्म में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए आपको जैसे जहाँ पर लोकतंत्र है, हमारी प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, नए कानून बनाने पड़ेंगे और उस प्रकार से व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अब भारत सरकार ने जो निर्णय लिया कि जितनी भी विधानसभाएँ है, लोकसभा, राज्यसभा और जो
जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस जो है, उसमें तो ऑलरेडी सुधारना उस प्रकार से किए हुए हैं। इस माध्यम से महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना। तो उसमें क्या होगा कि जो अभी तक पुरुष प्रधान संस्कृति है या पुरुषों के द्वारा चलाई जाने वाली राजनीतिक जो संरचना है, उस संरचनाओं में महिलाएँ भी बड़ी संख्या में आकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाएँगी। मतलब एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बदलाव है। तो सोशल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम फैमिलीज़, ये परिवारों में, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसीज़ मतलब हमारी जो नौकरशाही है उसमें, टू स्ट्रक्चर्स एट द ग्लोबल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रक्चर्स की बात जब भी हम करेंगे, तो बहुत सारे जो ग्लोबल साउथ जिन्हें हम मानते हैं, जो विकसनशील राष्ट्र है, आपने ये G20 के समय में ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ की बात सुनी होगी। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, विकसित राष्ट्र है, और ग्लोबल साउथ में उन देशों को रखा जाता है कि जो देश अविकसित है, विकसनशील है, विकास की प्रक्रिया में अभी पिछड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ की जनसंख्याएँ बढ़ी है, वहाँ के समस्याएँ और अन्य सारी अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं, उनको ग्लोबल साउथ में रखा गया है। तो ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो संरचना है, उन संरचनाओं में जो अन्याय की प्रक्रियाएँ हैं, अन्यायकारी संरचनाएँ, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको दुरुस्त करते हुए वो कैसे न्यायपूर्ण बने। अब वो यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से किया जा सकता है या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आर्थिक जो वैश्विक आर्थिक संस्थाएँ हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इस प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से भी आर्थिक और राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय जो संरचना है, राजनीतिक संरचना है, उसमें सुधारना किया जा सकता है। सो डायरेक्ट इंटरैक्शंस जनरली शॉर्ट टर्म में होता है। लोगों को आमने-सामने बिठा कर के उनमें डायलॉग एस्टेब्लिश करने की बात है। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर्स में सुधार ना करने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया लगती है, लंबा समय लगता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी चीज़ों को डायरेक्ट इंटरैक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर इन चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है और ह्यूमन रिलेशनशिप्स इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट। सो rather than concentrating exclusively on the content and substance of the dispute, the transformational approach suggests that the key to understanding conflict and developing creative change process lies in seeing the less visible aspects of relationship. While the issues over which people fight are important and require creative response, relationships represent a web of connections that form the broader context of the conflict. It is out of this relationship context that particular issues arise and either become volatile or get quickly resolved. So, इसमें जो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों के बीच में, समुदायों के बीच में, समाज में जो कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के बीच में इनके रिलेशनशिप जो है, इनके जो परस्पर संबंध है, उन संबंधों को सुधारने पर भी जोर जो है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में दिया जाता है। सो ये सारे एस्पेक्ट जो शुरुआत से मैं हमने जो कहा कि these are the aspects which have been considered in the conflict transformation। तो envision conflict transformation इसमें मैंने कहा लेंस की आइडिया बताई थी। एक लेंस कि जिसमें नजदीक का देखने वाले लेंस का भी इस्तेमाल किया गया है और दूर का देखने के लिए भी लेंस का इस्तेमाल एक ही चश्मे में है। तो चश्मा बार-बार बदलने की आवश्यकता नहीं। एक ही चश्मे से वो नजदीक का भी दिख सकता है, दूर का भी दिख सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अप्रोच में शॉर्ट टर्म या मिड टर्म जो एस्पेक्ट्स है उनको भी ध्यान में रखा जाता है और लॉन्ग टर्म सुधारणाएँ जो है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। उसमें इन इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। तो एनविजन एंड रिस्पॉन्ड इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है उनको ढूँढना, उनको समझना और उनको दूर करने के प्रयास करना। एब एंड फ्लो जो कॉन्फ्लिक्ट सतत बदलता रहता है, चढ़ता जाता है, उतरता जाता है, उन परिस्थितियों को समाज समझते हुए भी एक समाज के गुटों के बीच में एक डायलॉग, इंटरैक्शन, संवाद स्थापित करना, ये एब एंड फ्लो के एस्पेक्ट है। गिविंग लाइफ अपॉर्च्युनिटीज़ इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को नेगेटिव ढंग से नहीं देखता है, बल्कि उनको पॉजिटिव ढंग से भी देखता है और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो व्यू है, ये जो दृष्टिकोण है, ये मानता है कि कॉन्फ्लिक्ट से नई सुधारणाओं को
सुधारणाएँ करने के लिए, सामाजिक संरचनाओं में सुधारना करने की अपॉर्च्युनिटीज़, अवसर भी मिलते हैं। कंस्ट्रक्टिव चेंज प्रोसेस, सो कंस्ट्रक्टिव चेंज के प्रोसेस का मतलब ये हुआ, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, उनको नकारते हुए, उनको दूर करते हुए कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक पहलकदमी करना, ये कंस्ट्रक्टिव चेंज प्रोसेस। रिड्यूस वायलेंस एंड इंक्रीज जस्टिस, मतलब समाज में वायलेंस को कम करना, व्यक्ति और समुदायों के बीच में वायलेंस को दूर करना और उस समाज में न्यायिक प्रक्रियाओं को, न्याय को बढ़ावा देना। डायरेक्ट इंटरैक्शन, ये जो फेस टू फेस इंटरैक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, मतलब लॉन्ग टर्म में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सारी प्रक्रियाओं में जो है सुधारना करना, ये सोशल स्ट्रक्चर्स में बदलाव लाना। एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप्स को हेल्दी करना, उनके साथ में, उनके बीच में संवाद बढ़ाना, ये एस्पेक्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है, ये आते हैं कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के इसमें। अब कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज जब हम कहते हैं कि बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज आर नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट में बदलाव तो हमेशा ही अपेक्षित होते हैं। बदलाव होता ही रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो समाज की सारी प्रक्रियाओं में बदलाव होगा। नॉर्मल नहीं जैसे पहले था, जैसे थे, फिर परिस्थिति नहीं रहेगी, उसमें बदलाव आएगा। जैसे भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई जो है, एक लंबा स्वाधीनता संग्राम जो है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से, जो राजनीतिक पद्धति से, और जो रेवोल्यूशनरी पद्धति से, जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उनके मतलब अ, सुभाष चंद्र बोस और अन्य सारे जो क्रांतिकारी जो हमारे थे, विनायक दामोदर सावरकर जी, और ये सारे कारकों ने जो लड़ाई लड़ी, तो ये लड़ाई एक क्या था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिशों की कॉन्फ्लिक्ट में बदलाव संभव होना ही है। तो जो ब्रिटिश जब छोड़ के गए, तो भारतीय लोगों का शासन स्वराज आया, तो बदलाव हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज आर नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज होता रहेगा। मैंने अपार्थाइड रेजिम के खिलाफ जो वहां के काले लोगों ने नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, वह कॉन्फ्लिक्ट था, उससे बदलाव आया। उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग ने एक जो सिविल राइट्स की मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में वहां के कृष्ण वर्णीय लोगों के लिए जो चलाई, तो उस माध्यम से भी जो है वहां पर उनको नए अधिकार दिए गए, कृष्ण वर्णीय लोगों को। तो परिस्थितियों में बदलाव आया। सो बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज आर नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये ध्यान में रखना है ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सो कॉन्फ्लिक्ट इज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट इन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द फैब्रिक ऑफ दिस रिलेशनशिप इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग एंड चेंजिंग। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल व्यू ये मानता है कि भैया ह्यूमन रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, और इसमें बदलाव आते रहते हैं और नई परिस्थिति निर्माण होती है, और व्यक्ति उन नई बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समायोजित हो जाते हैं, समायोजन साध लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज के कॉन्टेक्स्ट में चार एस्पेक्ट्स है जिनको समझने की आवश्यकता है। पहला तो है द पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत स्तर पे। तो दूसरा है द रिलेशनल, मतलब संबंधों के स्तर पे। तीसरा जो है स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनाओं के स्तर पे। और चौथा जो है कल्चरल, मतलब सांस्कृतिक तौर पे। तो जब हम पर्सनल डायमेंशन की जब बात करते हैं, लेट्स डिस्कस the conflict and change at the personal level, the change that is expected that happens at the personal level. So the personal dimension refers to changes affected in and desired for the individual. इसमें individuals अपेक्षित है. This includes the cognitive, emotional, perceptual, and spiritual aspects of human experience over the course of conflict. From a descriptive perspective, transformation suggests that individuals are affected by conflict in both negative and positive ways. For example, conflict affects our physical well being, self esteem, emotional stability, capacity to perceive accurately, and spiritual integrity. And prescriptively, so transformation represents deliberate intervention to minimize the destructive effects of social conflict and maximize its potential for individual growth at physical, emotional and spiritual levels. तो हम कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज के कॉन्टेक्स्ट में जब पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे जब बात करते हैं, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से
व्यक्ति पर नकारात्मक परिणाम होना संभव है, होता ही है। उसमें क्या है कि व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम जो है, खुद का आत्मविश्वास कम हो सकता है। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब जो भावनिक स्थैर्य, भावनाओं की जो स्थिरता है, वो अस्थिर भावनाएँ हो जाती है। समझो आप अपने दोस्त के साथ लड़ाई कर लिया, किसी मुद्दे पर लेकर आपके बीच में लड़ाई हुई। आप कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए या दिन भर के लिए भी आपकी भावनाएँ अस्थिर रहती है। आप एक तो अधिक टेंशन बढ़ेगा और लगेगा कि मैं उसको मार देता तो अच्छा रहता, या फिर आपको यह भी लग सकता है कि अरे यार अनावश्यक उससे लड़ाई की, वो देखो मेरा अच्छा दोस्त था, उसके साथ संबंध मेरे बिगड़ गए। तो यहाँ पर भावनाओं की चल-विचल है, स्पिरिचुअल ये जो आपकी इमोशनल जो है इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो दैट आल्सो ये नेगेटिव इफेक्ट्स है कॉन्फ्लिक्ट के। सो सेल्फ एस्टीम पे परिणाम हो सकता है, आपके आत्मविश्वास पर परिणाम हो सकता है, अपने भावनाओं की जो स्थिरता है उस पर परिणाम होता है, भावनाएँ अस्थिर हो जाती है और साथ ही में आप एक आधी चीज़ को इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू परसीव थिंग्स एक्यूरेटली कुछ चीज़ों को तब तक के लिए क्योंकि आपकी भावनाएँ आपका मन इतना अस्थिर है, तो आप किसी चीज़ को सही क्या है, गलत क्या है, उसका सही मूल्यांकन करने में आप नाकामयाब हो सकते हैं एंड आपकी जो स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी मतलब आपकी जो आध्यात्मिक भावनाएँ हैं, वो भी बाधित हो सकती है। तो ये उसका कॉन्फ्लिक्ट जब पर्सनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो ये चीज़ें होती है। उसमें चेंज आ जाता है आपके बिहेवियर में। तो कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू चेंजेस और ये चेंजेस हो सकते हैं चेंजेस इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, चेंजेस in terms of capacity to perceive accurately and also there can be a change in your spiritual behavior. So now what can be done about it? So इसमें इसमें ये किया जा सकता है कि ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स जो है ये एक तो आप व्यक्तिगत स्तर पे या किसी के माध्यम से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट हैज इट लेड टू मतलब कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है, उसका आप पर परिणाम क्या हुआ, आप में बदलाव क्या आया और उन बदलाव को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुँची है, अनस्टेबल हुई है, उसको स्टेबल कैसे किया जा सकता है? आपका आत्मविश्वास जो कम हुआ है, सेल्फ एस्टीम कम हुआ है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? और साथ ही में अब भावनाओं को स्थिर करते हुए सही क्या, गलत क्या, उसे समझने की भावनाओं का विकास कैसे किया जा सकता है? सो इसका प्रिस्क्रिप्टिव मतलब क्या करना चाहिए एस्पेक्ट यह हुआ कि आपको डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना है और आपकी पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ ग्रोथ एंड फिजिकल एंड इमोशनल स्पिरिचुअल लेवल्स में जो है उसमें कैसे सुधारना करना है इसके लिए प्रयास करने हैं। सो जब कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल लेवल पे हम जब बात कर रहे हैं उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच में इस बात की चर्चा आती है कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एट अ पर्सनल लेवल व्यक्तिगत स्तर पे जब संघर्ष निर्माण होता है, आपकी भावनाओं में अस्थिरता आती है, आपके सेल्फ एस्टीम पर परिणाम होता है या आपकी आध्यात्मिक भावनाओं पर परिणाम होता है, तो उसके जो डिस्ट्रक्टिव परिणाम है उनको मिनिमाइज करना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच आपको बताता है कि हाउ टू रिड्यूस और मिनिमाइज द डिस्ट्रक्टिव चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन यू एंड हाउ टू मैक्सिमाइज आपका जो फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका इसका भी आपको ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच इस बात की चर्चा करता है, इस बात को अपने इसमें समाहित करता है और उस पर सुझाव देने की प्रक्रिया है ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। अब मैं जो कह रहा हूँ या हमने अब तक जो चर्चा की कि कॉन्फ्लिक्ट ये विद्यमान है, मैं कितना भी चाहूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ना करूँ, मैं समाज में एग्ज़िस्ट करता हूँ और समाज की जो भी प्रक्रियाएँ हैं, जो भी घटनाएँ हैं, उसका परिणाम मुझ पर होगा। अब मैं कितना भी शांत रहने की कोशिश करूँ, अगर बार-बार मुझे इरिटेट किया जा रहा है, तो मैं अ, गुस्से में आ जाऊँगा, मेरा तनाव बढ़ेगा एंड देन आई विल इंडल्ज इंटो फाइट और कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, वो हो सकता है, हो जाएगा। अब जब ये ऐसा होता है और आप पर नकारात्मक परिणाम होते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से आप अपने आप को भी टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस। तो हमने जो कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट एज़ अ लाइफ गिविंग अपॉर्च्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशनल व्यू जो है या कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच जो है, यह आपको पढ़ाता है या इस बात पर बल देता है कि इस प्रकार की जो
कॉन्फ्लिक्ट को नकारात्मक देखने के बजाय, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ यार, इस बात को लेकर के रोते बैठने से बजाय करना क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है उसके माध्यम से हमारी स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसको कैसे देख सकते हैं। हाउ विल आई कीप माई सेल्फ strong in terms of my physical well-being, my emotional well-being, and also spiritual well-being. So this is at personal level जो conflict जो है उससे changes, conflict and change की बात जब होती है transformational approach में, ये conflict transformation approach में। Second is the relational dimension. The relational dimension depicts the changes affected in and to desired for the face-to-face relationship. Here, issues of emotions, power, and interdependence, and the communicative and interactive aspects of conflict are central. Descriptively, transformation refers to the pattern of communication and interaction in relationships are affected by conflict. It looks beyond visible issues to the underlying changes produced by conflict in how people perceive, what they pursue, and how they structure their relationships. Most significantly, social conflict makes explicit how close or distant people wish to be, how they will use and share power, what they perceive of themselves and each other, and what patterns of interaction they wish to have. Prescriptively, transformation represent intentional intervention to minimize poorly functioning communication and maximize mutual understanding. This includes efforts to bring to the surface in more explicit manner the relational fears, hopes, and goals of the people involved in that conflict. So relational aspects के संदर्भ में हम जब भी बात करते हैं, so when the conflict happens between the communities, between individuals, or between societies, between social groups, what does it do? It makes it changes the relationships people share between in the communities, and also it affects in many other ways. उसका परिणाम होता है अनेक प्रकार से, तो उससे जो संबंध होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, और ये संबंधों को बिगड़ने के बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच क्या करता है कि लोग, अब जब संबंध बिगड़ चुके हैं लोगों के बीच में, तो वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, और इन परिस्थितियों को कैसे वो हैंडल करते हैं, इस संदर्भ में ये जो रिलेशनल डायमेंशन में चर्चा होती है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच में। अब इसमें सुधारना, ये तो आइडेंटिफाई किया गया कि एग्जैक्टली व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड व्हाट्स हैपनिंग at relational level, how the relationships are affected because of the conflict, conflict की वजह से relations कैसे बिगड़ चुके हैं इन देखना है। और ये एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद इनको क्या किया जा सकता है कि ये जो कम्युनिकेशंस जो स्टॉप हो चुके हैं, या नेगेटिव ढंग से कम्युनिकेशन हो रहे हैं, या धमकी देने वाले कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, इन कम्युनिकेशंस के नेगेटिव नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स है, उसके नकारात्मक पहलू है, उनको मैनेज करना, कम करना, उनको मिनिमाइज करते हुए दोनों भी ये जो संघर्ष में लिप्त जो 2 ग्रुप्स है, 2 व्यक्ति है या 2 समूह है, उनमें कैसे समझबूझ के वातावरण का निर्माण करना, यह जो है इसमें ये रिलेशनल डायमेंशन में एस्पेक्ट है। अगेन शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि रिलेशनल डायमेंशनल में जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रिलेशनशिप्स नकारात्मक ढंग से अफेक्ट हो जाती है। कम्युनिकेशंस नकारात्मक हो सकते हैं या कम्युनिकेशन बंद हो सकते हैं। तो अब एक बार ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच है, यह इन बिगड़े हुए कम्युनिकेशंस को, नकारात्मक कम्युनिकेशंस को, या फिर उनके नकारात्मकता को कम करते हुए सकारात्मक कम्युनिकेशन या सकारात्मक संवाद कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, और एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट कैसे बिल्डअप किया जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझ-बूझ के वातावरण को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, यह किया जाता है। थर्ड वन इज द स्ट्रक्चरल डायमेंशन। कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज के कॉन्टेक्स्ट में
स्ट्रक्चरल डायमेंशन में हमें ये समझना है कि जो स्ट्रक्चर्स की मैंने बात की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन स्ट्रक्चर्स में जो है उसमें भी बदलाव आता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। So the structural dimension highlights the underlying causes of conflict and stresses the ways in which social structures, organizations, and institutions are built, sustained, and changed by conflict. And it is about the ways people build and organize social, economic, and institutional relationships to meet basic human needs and provide access to resources and decision making. At the prescriptive or at the descriptive level, transformation refers to the analysis of social conditions that give rise to conflict and the way that that conflict affects social structural change in existing social, political, and economic institutions. Now, and at the prescriptive level, transformation represents efforts to provide insights into underlying causes and social conditions that create and foster violent expressions of conflict and to promote non-violent mechanisms that reduce adversarial interaction and minimize violence. Pursuit of this change fosters structures that meet basic human needs and maximize people's participation in the decision making that affect them. तो हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की जब भी बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो स्ट्रक्चर्स में जो बदलाव आता है, इन द फर्स्ट प्लेस एज आई सेड एज वी डिस्कस इन द बिगिनिंग, हमने शुरुआत में जो चर्चा की थी, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है कि उन स्ट्रक्चर्स में अन्याय है एंड देयरफॉर जो अन्याय होने के कारण जो है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट, पहली बात तो वहां पर उद्भव होता है कॉन्फ्लिक्ट का। अब ये कॉन्फ्लिक्ट उद्भव जब होता है तो ये जो इंस्टीट्यूशंस या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, सामाजिक संरचनाएं हैं, सामाजिक संगठन है या सामाजिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में भी अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं और इन बदलाव अपेक्षित होते हैं। तो इसीलिए कि इन एक संघर्ष के कारण, कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये जो अन्यायकारी स्ट्रक्चर्स है उनको आइडेंटिफाई करना संभव हो जाता है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, फिर चेंज क्या किया जाए, तो वह संस्थाएं, वह संरचनाएं कैसे इंक्लूसिव, मतलब सर्व सर्व लोगों को समाहित करने वाली, सर्व समावेशक, इंक्लूसिव और समावेशक, इसका मतलब यह हुआ कि समावेशक और ज्यादा न्यायपूर्ण कैसे हो, उनमें सभी को अपने कंसर्न्स जो है, अपनी समस्याओं को बता करके उन समस्याओं को सुलझाने के प्लेटफॉर्म्स वहां पर प्राप्त होने चाहिए। ये सोशल स्ट्रक्चरल डायमेंशंस का एस्पेक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जिसकी बात होती है। एंड द कल्चरल डायमेंशन इज the cultural dimension refers to the ways that conflict changes the patterns of group life as well as the ways that culture affects the development of processes to handle and respond to conflict. At a descriptive level, transformation seeks to understand how conflict affects and changes cultural patterns of group and how those accumulated and shared patterns affect the ways in which people work. And then prescriptive level पे transformation seeks to uncover the cultural patterns that contribute to the violence in a given context and to identify and build on existing cultural resources and mechanisms for handling the conflict. Now what? So the cultural dimension में ये देखना है कि the cultural transformation की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो आइडियाज है, they seek to understand how conflict affects and changes cultural patterns of group. किसी भी ग्रुप के कल्चरल पैटर्न को, सांस्कृतिक परिवेश को कैसे कॉन्फ्लिक्ट बदलता है एंड ऑल्सो उसमें उन परिस्थितियों में कैसे लोग जो है बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सांस्कृतिक परिवेश में क्या बदलाव आता है और बदलाव आने के कारण लोग कैसे व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ या उस सांस्कृतिक परिवेश में कैसे व्यवहार करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच जो है वो देखता है और एक बार देखने के बाद उनको कैसे सकारात्मक ढंग से उनमें व्यवहार बढ़े, कॉन्फ्लिक्ट जो कल्चरल पैटर्न्स है उसमें
सकारात्मक बदलाव कैसे आए और समाज के लोगों के बीच में सुसंवाद कैसे बढ़े, यह भी एस्पेक्ट जो है वो कल्चरल, ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच इसमें चर्चा करता है। तो इसमें जो चर्चा हमने अभी तक जो की है, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड इट yet, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू इन शॉर्ट कि कॉन्फ्लिक्ट ये नॉर्मल प्रोसेस है, वो कॉन्स्टेंटली चलने वाली प्रक्रिया है और उससे ह्यूमन रिलेशनशिप और सामाजिक संबंध और सामाजिक संरचना है उसमें भी बदलाव आता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और यह बदलाव जो है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो चेंज होता है, या कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे इन परिस्थितियों में बदलता है, इसको समझने की प्रक्रिया है। तो एक पर्सनल लेवल पे दो व्यक्तियों के बीच में क्या बदलाव आते हैं, उनके संबंध कैसे बिगड़ते हैं, और संबंध बिगड़ने के बाद वो संबंध कैसे बदल जाते हैं, कैसे हॉस्टाइल हो जाते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करते हुए उन संबंधों को कैसे सकारात्मक परिस्थितियों में लाया जा सकता है, ये पर्सनल लेवल पे। द रिलेशनल लेवल पे तो रिलेशनशिप बिगड़ सकती है, नकारात्मक हो सकती है, और उसके कारण क्या है बिगड़े हुए संबंधों के, उसको आइडेंटिफाई करते हुए उनमें सुधार ना करते हुए लोगों के बीच में सामाजिक सद्भाव का वातावरण, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब एक दूसरे के प्रति विश्वास के वातावरण का निर्माण करना, ये रिलेशनशिप के स्तर पे है। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स की जब हमने बात की, तो जो सामाजिक संरचना है, आर्थिक संरचना है, राजनीतिक संरचना है, उसमें जो नकारात्मकता है या अन्याय की भावना है, उस अन्याय की भावना को दूर करते हुए न्याय के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये जो संरचनाएं हैं उनमें निर्माण करने की प्रक्रिया है। एंड कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चर्स में भी बदलाव आता है, उस कल्चर में लोग एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, नकारात्मक ढंग से व्यवहार अगर कर रहे हैं तो उनमें सुधार ना करते हुए सकारात्मक व्यवहार एक दूसरे के बीच में स्थापित होने की बात कल्चरल एस्पेक्ट में, रिलीजियस एस्पेक्ट में, ये सारी जो बातें हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज में ये आती है। ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच इन सब चीजों की बात करता है। नाउ अब एक जो अंतिम ये स्लाइड है इसको समझने की आवश्यकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, रेजोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। पिछले स्लाइड में प्राइमरली हमने कॉन्फ्लिक्ट को समझते हुए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की आइडियाज को समझा था, और कॉन्फ्लिक्ट इस स्लाइड में हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आइडिया को समझ रहे हैं। इसमें कंपैरिजन की आइडिया हम समझते हैं वो क्या है। तो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो इसका की क्वेश्चन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या कहता है, हाउ टू एंड समथिंग नॉट डिजायर्ड, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ये नॉट डिजायर्ड मानता है, कॉन्फ्लिक्ट एक नकारात्मक है ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की प्रक्रिया में माना जाता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे जल्द से जल्द खत्म करना है, यह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर्सपेक्टिव बात करता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव ये दोनों भी चीजें देखता है। मैंने कहा लेंस की बात कही थी, उस लेंस में तो नजदीक की भी बात मतलब नजदीक से जो दिखता है उसकी भी बात, तो उसका भी देखने की परिकल्पना है, और जो दूर का नहीं दिखता है वो भी देखने की परिकल्पना है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे रेजोल्यूशन सिर्फ शॉर्ट टर्म में कॉन्फ्लिक्ट को बंद करने की बात करता है, कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को विराम देने की बात करता है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म में भी उसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स जो है, उसके विनाशकारी परिणामों को बंद करना है, और साथ में जो लंबे समय में भी जो सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने की दृष्टि में जो उपाय योजना की जा सकती है, उन उपाय योजनाओं की बात भी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा। अब इसका फोकस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का फोकस क्या है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या करता है, इट इज कंटेंट सेंटर्ड। कंटेंट सेंटर मतलब एक कंटेंट बना करके दोनों देशों या दोनों वॉरिंग पार्टीज जो है, युद्ध में संलिप्त जो पार्टीज है, उनको एक सहमति बना करके, अग्रीमेंट बना करके उनको तब तक के लिए रोकना, एक ऑन पेपर हो सकता है कंटेंट सेंटर। पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये उससे आगे चल करके एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बनाना, रिलेशनशिप सेंटर्ड मतलब जो वॉरिंग पार्टीज है, व्यक्ति हो सकते हैं, समुदाय हो सकते हैं, समाज में हो सकते हैं, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दो देशों के बीच में संघर्ष हो सकता है। इन वॉरिंग पार्टीज के बीच में सकारात्मक रिलेशनशिप, सुसंवादात्मक रिलेशनशिप को स्थापित करने की बात जो है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करता है। देन थर्ड एस्पेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का उद्देश्य क्या है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का उद्देश्य है टू अचीव एन अग्रीमेंट एंड सोल्यूशन टू द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम क्रिएटिंग द क्राइसिस, टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम क्रिएटिंग द क्राइसिस, ये प्रेजेंटिंग नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए था यहाँ पर। To achieve an agreement and solution to the present problem
creating the crisis. अभी तत्काल में क्राइसिस उत्पन्न हुआ है या युद्ध उत्पन्न हुआ है, हिंसा बढ़ रही है, उस हिंसा को खत्म करने के लिए और उसमें एक समाधान ढूंढने का तत्काल उपाय योजना है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिव चेंज प्रोसेस इंक्लूसिव ऑफ बट नॉट लिमिटेड टू इमीडिएट सॉल्यूशंस। पर इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एक ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है या प्रक्रिया को निर्माण किया जा सकता है कि जिसमें इमीडिएट सॉल्यूशन तो अपेक्षित है ही, अभी जो हिंसा है वो तो रुकने चाहिए, इस दिशा से प्रयास तो है ही इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की हिंसात्मक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बार-बार ना उभरे, रिकरेंस ना हो, इस दिशा से भी लॉन्ग टर्म उपाय योजना भी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एट अ टाइम करता है साथ ही में। अब द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस ए कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का विकास कैसे हुआ और कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का विकास कैसे हुआ और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का विकास कैसे हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज embedded and built around the immediacy of the relationship where the presenting problems appear। मतलब क्या है कि यहाँ पे इमीडिएटली प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट क्यों अपीयर हुआ, प्रॉब्लम समस्या क्यों निर्माण हुई और क्यों हिंसा बढ़ी, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में इट इज कंसर्न विद रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स एंड एंगेजिंग द सिस्टम्स विद इन विच रिलेशनशिप्स आर एम्बेडेड। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और लॉन्ग टर्म के प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को ढूंढते हुए उनमें शाश्वत जो उपाय योजना की जा सकती है और इस प्रकार से हिंसा ना बढ़े और नुकसान ना हो, इस दिशा से कोशिश कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो टाइम फ्रेम है वो शॉर्ट टर्म है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का शॉर्ट टाइम फ्रेम जो है वो शॉर्ट टर्म है और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है दैट्स अ लॉन्ग टर्म या मिड टू लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय को ध्यान में रखते हुए लंबे समय तक इस प्रकार की हिंसा ना बढ़े, इस दिशा से प्रयास जो है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में किया जाता है। व्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखता है और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड जो है या जो टेक्निक है वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखती है, इसमें देखना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एनविजन्स द नीड टू डी एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या करता है कि इमीडिएटली कॉन्फ्लिक्ट जो है डी एस्केलेट हो, मतलब उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी जो है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अगर वॉर है तो वो क्राइसिस में आए, क्राइसिस में है तो वो अनस्टेबल पीस में आए या ओपन कॉन्फ्लिक्ट में आए, इस दिशा से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रयास करता है। जबकि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट एनविजन्स कॉन्फ्लिक्ट एज अ डायनामिक ऑफ एब सो एंड फ्लो। तो इसमें जो है ये दोनों भी चीजों को ध्यान में रखता है कि जो फ्लक्चुएशंस है कॉन्फ्लिक्ट्स के, उन फ्लक्चुएशंस को रोकते हुए लॉन्ग टर्म में शाश्वत शांति कैसे स्थापित हो सकती है, इस दिशा से कोशिश जो है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव करता है। So what we have discussed so far is we have tried to understand the concept of the conflict transformation. The definition is given by John Paul Ladrock, and then we have tried to understand the definition given by him. We also tried to explain and understand the definition and the various aspects of conflict transformation. Conflict transformation के अनेक लेवल पे हमने चर्चा की, उसके बाद में हमने कहा पर्सनल लेवल, रिलेशनल लेवल, स्ट्रक्चरल लेवल और कल्चरल लेवल पे जो है ये सारी चीजों की हमने चर्चा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में की है। तो अब जब कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे जब भी सवाल आए, इन सारे चीजों को कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आप उनका इंक्लूड करें। अब कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अनेक मैप है, उसके अनेक सारे डायग्राम्स है, उन सारी डिटेल्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना भी लिख लें तो ये ठीक रहेगा। आगे जब इस पर मैं कभी और वीडियो करूंगा, ये तो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इन चीजों को एग्जाम की दृष्टि से आप ठीक से सुने, 2 बार सुनने के बाद आपको ये आइडिया ठीक से क्लियर हो जाएगी। कुछ नोट संभव हो तो उसको बना के रखें ताकि वो आपको एग्जाम में लिखते समय याद रहे। अब जब भविष्य में जब मैं एक समग्र वीडियो करने की कोशिश करूंगा, इसको 2, 3, 4 वीडियोस में लेक्चर्स में कर सकता हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को
विस्तार से हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना सफिशिएंट है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।